शिमला के जंगल में कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कालू कौवा केले बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया भी उसका हाथ बटाती थी और घर के बाहर छोटी सी खाली जगह में केले की खेती करती थी। टुनटुनी चिड़िया उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया भी काम में कालू कौवे की मदद करते थे। लीजिए पिताजी, हम केला तोड़ लाए हैं। आज इतने ही केले हैं। पिताजी, बाकी केले बहुत कच्चे थे, इसलिए हमने वो नहीं तोड़े। ये अच्छा किया बेटा। क्यों जी, मैं सोच रही थी इस बार हमारा काम सही चल रहा है, इसलिए हमें अपनी बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। मैंने बड़े भैया से बात की है, हम जल्दी ही सुनहरी की शादी कर देंगे। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। कालू कौवे ने भी केले के ठेले को सजाया और केले बेचने चला गया। शाम को कालू कौवा बहुत खुशी खुशी घर आया। तभी टुनटुनी चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ जी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे हाँ, बहुत खुशी की बात है। बताइए ना क्या हुआ। 10 रुपए दर्जन बिकने वाला केला आज 100 रुपए किलो बिका है। क्या सच में? आज मैंने सारे केले 10 गुना दामों में बेचे हैं। अब हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, अब हमारा सारा काम सही चलेगा और हम सुनहरी की शादी भी अच्छे से कर देंगे। कालू उसका सारा परिवार खुश था, लेकिन ये खुशी 2-3 दिन तक की थी। एक शाम जंगल का जमींदार कड़कनाथ सेठ आया। अरे कालू, कालू, अरे कहाँ हो भाई? जी आया सरपंच साहब। सुना है आजकल बहुत अमीर हो गए हो। क्या सरपंच साहब, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? केले से कोई कैसे अमीर हो सकता है? क्यों भाई, तुम्हारे पास इतने सारे केले हैं, फिर भी तुम खुद को अमीर नहीं मान रहे हो। ये महंगाई तो कुछ ही दिन की है और ये केले के पेड़ भी ज्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारी बात मानो और आधे केले हमें दे दो। तभी टुनटुनी चिड़िया आकर कड़कनाथ सेठ से कहती है, आप इतने बड़े हैं, फिर गरीब के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? ज्यादा मत बोलो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप हमें मामूली से केलों की धमकी दे रहे हैं। ये कोई मामूली केले नहीं है, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। जाओ सुनहरी बेटा, खेत से केले तोड़ लाओ, मैं भी केलों का ठेला तैयार करती हूँ। तभी सुनहरी ने जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि खेत में केले थे ही नहीं और सभी पेड़ गायब थे। सुनहरी चिड़िया घर आई और अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी जल्दी आइए। क्या हुआ सुनहरी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मम्मी, खेत में एक भी केला नहीं है। क्या, ये कैसे हो सकता है? फिर दोनों वहाँ जाकर देखते हैं तो पूरा खेत उजड़ा हुआ था। ये सरपंच का किया हुआ है, उसी ने चिढ़कर हमारे छोटे से खेत को उजाड़ दिया। हम इससे अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, लेकिन उसको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर मैंने उस दिन सरपंच की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, अगर आधे केले उसे दे देते तो आज हमें पूरे खेत से हाथ नहीं धोना पड़ता। अब क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए। सुनहरी की शादी भी करीब आने वाली है, हम इसकी शादी कहाँ से और कैसे करेंगे? अब रोने से कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो हो गया। हाँ पापा, इसलिए अब हमें आगे का सोचना चाहिए। पापा, आप ही तो कहते हैं ना कि कोई हमारे नसीब का छीन नहीं सकता। पूरा परिवार खेत से घर आ गया। कड़कनाथ सेठ अपने घर बहुत खुश खुश घूम रहा था। तभी उसकी पत्नी ने आकर पूछा, क्या हुआ जी, आज सुबह सुबह पक्षियों की जगह तुम चहक रहे हो? आज बात ही कुछ ऐसी है। तुम पहेलियाँ मत बुझाओ और चुपचाप बताओ कि ऐसी क्या बात है। एक बार रसोई घर में जाकर देखो। सुंदरी कौवी रसोई घर में गई, वो भी उसके पीछे पीछे गया। पूरा रसोई घर पीले पीले केलों से भरा हुआ था। इतने सारे केले कहाँ से आए? अभी ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जितने केले चाहिए तुम इनमें से रख लो, मैं बाकी केलों को मंडी में बिकवा देता हूँ, ठीक है? 4 पैसे घर में आ जाएंगे।
वहीं टुनटुनी चिड़िया का पूरा परिवार दुखी था। उसकी पत्नी उसे समझा रही थी और भगवान से रोते हुए कहती है, हे ईश्वर, ये अनर्थ क्यों कर दिया? बार बार गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो? अब क्या होगा? क्या करेंगे हम? तभी दरवाजे पर सेठ की पत्नी सुंदरी आई और उसने अपने पति की सारी बात बता दी और कहा, मेरे पति ने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने आई हूँ। ये कुछ पैसे सुनहरी की शादी में लगा देना। सुनहरी मेरी भी बेटी है और इसकी शादी धूमधाम से कीजिए। ईश्वर ने हमारी मदद कर दी। अब हम सुनहरी का विवाह अच्छे से कर सकते हैं। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए। तभी सुनहरी दरवाजे तक गई और चिल्लाई, माँ पापा जल्दी आइए, ये कैसा चमत्कार हो रहा है? दोनों ने बाहर जाकर देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि उनके छोटे से खेत में केले की बारिश हो रही थी। वहाँ बहुत बड़ा केलों का ढेर लग गया। ये देखकर सभी बहुत खुश हुए। किसी ने सही कहा है कि ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। हाँ, ईश्वर ने हमारी ईमानदारी और जरूरत को ध्यान में रखते हुए केलों की बारिश करा दी और खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुनिए, आप थोड़ा रुक जाइए ना। आ जाइए, खाना खा लीजिए। अच्छा, आज क्या बनाया है? आज खाने में भरवा भिंडी बनाई है। आपको बहुत पसंद है ना? अरे टुनटुनी, खुश कर दिया तुमने तो। क्या खुशबू है, मजा आ जाएगा आज तो खाना खाने में। अब बस खुशी होते रहोगी या खाओगे भी? तुम भी आओ ना। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अरे नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, आप खाइए ना। अरे बाद में नहीं, आ जाओ मेरे साथ खाओ। कालू और टुनटुनी की शादी को 5 साल हो गए थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कालू एक किसान था और खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता था। कालू दिन भर अपने खेत में काम करता और टुनटुनी घर संभालती। खाना खाने के बाद टुनटुनी कालू को घूर कर देखती रही। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि आप दिन भर कितनी मेहनत करते हो और आपकी इस मेहनत का फल कोई और ही ले जाता है। अच्छा, वो सरपंच की बात कर रही हो? अब बात तो साफ है ना टुनटुनी, कर्जा लिया है तो पटाना तो पड़ेगा ही ना। बोलो। मैं सरपंच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस बंटी कबूतर की बात कर रही हूँ। सारा दिन मेहनत आप करते हो और सारा मुनाफा वो लेता है। अरे तो इसमें अब मैं क्या करूँ? खेती बाड़ी छोड़कर उस बंटी की तरह सब्जी बेचने लग जाऊँ क्या? हाँ, तो उसमें बुराई ही क्या है? और उसके लिए खेती छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो सब्जी आप उगाते हो उसे आप खुद ही जाकर बेचा करो ना। अच्छा, और खेती बाड़ी कौन देखेगा? अरे आप ही देखोगे और जरूरत पड़ी तो मैं मदद कर दिया करूँगी। देखो, चाहे थोड़ी कम ही खेती कर लो पर अपनी सब्जी आप खुद ही बेचो। मुझे एक बात बताओ जरा, इस बार वो बंटी टमाटर कितने में लेकर गए आपसे? अब 50 किलो निकले थे तो वही 5 रुपए के हिसाब से लेकर गया था वो। हे भगवान, आपको पता भी है कि बाजार में इस समय टमाटर का क्या भाव चल रहा है? वो आपके ही टमाटर पूरे 5 गुना महंगे बेच रहा है बाजार में। अरे पर मुझे नहीं आता ये दुकान चलाना। चलाने को कौन कह रहा है? बस आप अपनी सब्जी लेकर बाजार में बैठ जाओ, लोग अपने आप आएंगे आपके पास सब्जी खरीदने के लिए। अब ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम घर जाओ। टुनटुनी खाने का डिब्बा लेकर घर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद कालू बहुत देर तक उसकी बात पर सोच विचार करता रहा। टुनटुनी ने बात तो ठीक ही कही थी, पर कालू को सरपंच कड़कनाथ सेठ का ख्याल आया। दरअसल कालू के पिता ने अपने बुरे समय में कई साल पहले कड़कनाथ सेठ से उधार लिया था, जिसके बदले में कालू का आधा खेत सरपंच के पास गिरवी पड़ा हुआ था। कालू अपना खेत वापस तो पाना चाहता था, पर सरपंच से खेत छुड़वाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो हर महीने किश्त के तौर पर एक रकम सरपंच को देता था। फिर अगले दिन, भैया कुछ पूछना था आपसे। हाँ भैया बताओ। मैं किसान हूँ, सोच रहा हूँ कि कल से मैं अपनी सब्जियाँ यहीं बेचने लगूँ खुद से। हाँ बढ़िया, पर इसके लिए तुम्हें सरपंच जी से पूछना पड़ेगा और उन्हें यहाँ का टैक्स भी देना पड़ेगा।
टैक्स? पर वो किस लिए? अरे ये जो तुम पूरा चबूतरा देख रहे हो ना, जिस पर पक्षी सामान बेच रहे हैं, असल में ये सरपंच के खेत पर बना हुआ है और ये चबूतरा भी उसी ने बनवाया है। हमारी मजबूरी है, इसलिए हम सबको यहीं बैठना पड़ता है। रोज के 50 रुपए देने पड़ते हैं उस सरपंच को, और अगर ये पैसे नहीं दिए तो उसके गुंडे आकर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अरे ये तो बड़ी नाइंसाफी है भैया। है तो सही, पर क्या कर सकते हैं। अब जो है मैंने तुम्हें बता दिया। कालू कौवा मुरझाया हुआ चेहरा लेकर अपने घर चला आया। उसने टुनटुनी को सारी बात बता दी। टुनटुनी ने कुछ देर तक अपना दिमाग लगाया और फिर बोली, सुनो, मेरे पास एक तरीका है। अब क्या? बोलो तो। हमारे जंगल के सबसे नजदीक का जंगल है सुंदरवन। आप वहाँ जाकर भी तो अपनी सब्जियाँ बेच सकते हो। वहाँ ये सब चक्कर नहीं है। मेरी एक सहेली रहती है, उसका पति गोलगप्पे का ठेला लगाता है। उसे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, अगर ऐसा है तब तो ये सही रहेगा, लेकिन एक समस्या है। सुंदरवन तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, तो मैं रोज वहाँ जाऊँगा कैसे? सड़क नहीं है पर नदी तो है ना। देखो, जिस नदी के किनारे हमारे जंगल बसा है, सुंदरवन भी तो उसी नदी के दूसरे छोर पर बसा है। अब बस आपको एक नाव बनानी पड़ेगी वहाँ तक जाने के लिए। अगले ही दिन कालू ने जमा पूंजी से मोटी रकम खर्च कर एक बढ़िया नाव बनवा ली। अगले दिन से ही कालू अपनी नाव से सब्जियां लेकर सुंदरवन जाता और वहाँ सब्जियां बेचता। सुंदरवन के पक्षियों को भी उसकी सब्जियां पसंद आई, क्योंकि सीधे खेत से लाने की वजह से वो सब्जियां बहुत ताजी रहती थी। साथ ही कालू सब्जियों के दाम कम ही लेता था। तो इस तरह कालू टुनटुनी के दिन बदलने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद कड़कनाथ सरपंच कालू के घर आया। सुना है आजकल बड़े नोट छाप रहा है। कहाँ सरपंच जी, बस 2 पैसे बच जाते हैं। मालिक, ये इस महीने की किश्त है। अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी है। अरे रुक तो सही, कहाँ की जल्दी है? वैसे दिमाग तो खूब लगाया तूने, टैक्स नहीं दिया। चल कोई बात नहीं, पर अपना उधार तो चुका भाई, जो तेरे बाप ने मुझसे लिया था। अब चुका तो रहा हूँ सरपंच जी, हर महीने किश्त देकर जाता हूँ आपको। देख, अब बहुत हुआ। या तो तू मेरे पूरे पैसे एक साथ लौटा, वरना अपना खेत मेरे नाम कर दे, समझा? पर सरपंच जी। पर वर कुछ नहीं, 3 दिन का वक्त दिया है तुझे। जाकर पैसों का इंतजाम कर, वरना अपना खेत भूल जा, समझा? असल में सरपंच कालू से चिढ़ गया था। उसे इस बात से तकलीफ थी कि कालू उसके बाजार में सब्जी क्यों नहीं बेच रहा है, इसलिए वो उसे परेशान कर रहा था। उधर कालू को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने तय कर लिया कि वो आधी गिरवी रखा खेत सरपंच के नाम ही कर देगा। अगले दिन बहुत भारी मन से कालू सरपंच के पास पहुंचा। हाँ बता, फिर क्या सोचा तूने? सरपंच जी, इतनी बड़ी रकम तो मैं चुका नहीं पाऊंगा। आप मुझे ले चलिए कचहरी, मैं जमीन आपके नाम ही कर दूंगा। वैसे उधार निकाल कर उसमें से कुछ पैसे बचेंगे क्या? क्यों, बस उधार ही चुकाएगा क्या? मेरा ब्याज वो कौन देगा है? ठीक है सरपंच जी, मैं कल सुबह आ जाऊंगा आपके पास, चलेंगे फिर कचहरी। उस रात कालू की एक पल के लिए नींद नहीं आई, क्योंकि उसका आधा खेत उसके हाथों से निकल रहा था। तभी आधी रात को उसे बादलों की बहुत तेज गरजने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में झमाझम बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज थी। पूरे 4 दिनों तक वो बारिश ऐसी ही होती रही और पूरा जंगल बाढ़ में डूबने लगा। कचहरी जाना तो दूर, फिलहाल कोई अपने घर से बाहर तक नहीं जा पा रहा था। बाढ़ की वजह से पक्षियों को बहुत परेशानियां होने लगी। किसी के घर में पीने का पानी नहीं बचा था तो किसी के घर में अनाज खत्म हो गया। ऐसे में कालू वो पक्षी था जिसने सबकी मदद करने के बारे में सोचा। वो अपनी नाव की मदद से सबकी जरूरत का सामान उन तक पहुंचा रहा था। हर कोई कालू की तारीफ कर रहा था। और फिर अजी, सुनते हो? हाँ, क्या हो गया? अरे आपने सुना क्या? सरपंच जी के घर की दीवार गिर गई है। बारिश का सारा पानी उनके घर में घुस गया है। बुलबुल बता रही थी कि बाकी परिवार तो सही समय पर निकल गया, लेकिन सरपंच जी घर के अंदर फंस गए हैं। इतना सुनते ही कालू ने तेजी से अपनी नाव चलाई। उसने जाकर देखा तो वाकई सरपंच पानी में डूबा खड़ा था। वो चिल्ला चिल्ला के मदद मांग रहा था। बाढ़ का पानी उसके गले तक आ रहा था, लेकिन कालू फौरन अपनी नाव लेकर सरपंच के नजदीक गया और सरपंच को अपनी नाव में बिठाकर बाहर निकाल लाया। कुछ दिन बाद जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो कालू ने सरपंच से कहा,
सरपंच जी, अब रास्ते खुल गए हैं, तो कचहरी चले? बस करो कालू, मेरी आंखें खुल गई है भाई। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बाबा को बहुत परेशान किया, पर फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। और रही बात उस खेत की, तो वो हमेशा से तुम्हारा था और आगे भी तुम्हारा ही रहेगा। और हाँ, एक बात और, तुम्हें अब गांव में जहाँ और जैसे सब्जी बेचनी है तुम बेच सकते हो, बिना किसी टैक्स के। सरपंच की बात सुनकर कालू और टुनटुनी खुशी से मुस्कुराने लगे। बारिश थम गई थी, लेकिन उसने कड़कनाथ सरपंच के मन में चढ़े मैल को हमेशा हमेशा के लिए धो दिया था।